एपिसोड 651 टू 660। यहाँ क्या हो रहा था? मुंबई का सबसे अमीर आदमी वास्तव में अर्जुन के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था और उसे मिस्टर कपूर भी कह रहा था। इससे अर्जुन के बारे में उनकी अंतर्निहित धारणा पूरी तरह से खत्म हो गई। माया जी अभी भी ठीक थी क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि अर्जुन में कुछ असामान्य बात है। हालांकि वह अभी भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। अमीलिया और अन्य लोग इतने सदमे में थे कि उनके होश उड़ गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और वे कुछ देर तक बोल नहीं पाए। वे अभी भी अर्जुन के प्रति अपने व्यंग्य को स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे। इस समय वे घबराए हुए थे। वहां अर्जुन ने ठंडी निगाह से उन पर नजर डाली और कहा, अपनी चर्चा जारी रखो। तुम इस कार को कैसे संभालने की योजना बना रहे हो? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार? ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह उसके शब्द उन पर छलक पड़े और उनकी रुचि तुरंत खत्म हो गई। अमीलिया अभी भी थोड़ा असंतुष्ट थी और बुदबुदाते हुए बोली, क्या बात है? कार तुम्हारी नहीं है। अर्जुन ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि कार मेरी है ना? आप ही तो हैं जिन्होंने कहा था कि मैंने इसे कंपनी के पैसे से खरीदा है। अमीलिया अवाक रह गई। उसने अपना सिर नीचे किया, आंखें घुमाईं और बर्नार्ड की ओर देखा। बर्नार्ड भी बहुत असहाय था और कुछ भी नहीं बोला। बहन माया जी, आप उससे क्यों नहीं पूछती कि क्या हो रहा है? अमेलिया ने माया जी के कान में फुसफुसाया। माया जी भी उत्सुक थी। वह इतने लंबे समय से बहुत खुश थी। लेकिन पता चला कि यह कार जॉर्ज थॉमस की थी। अर्जुन, क्या हो रहा है? ये कार किसकी है? माया जी ने हिम्मत जुटाई और पूछा। अर्जुन उन्हें ये समझाने में असमर्थ था और बोला, बूढ़े जॉर्ज, उन्हें बताओ। जॉर्ज ने एक पल के लिए सोचा। युवा मालिक के स्वभाव के अनुसार वह इसे छुपाने वाला था, इसलिए उसके पास केवल एक ही काम था। सबको, मुझे खेद है, ये कार मेरी है। मैं अभी अभी मिस्टर कपूर से आहाना और रास्ते में ही उन्हें वापस भेज दिया। मुझे ऐसी गलतफहमी की उम्मीद नहीं थी। मुझे खेद है, जॉर्ज ने समझाया। इससे सभी को स्थिति समझ में आ गई और वे अर्जुन से और भी अधिक घृणा करने लगे। सारे हंगामे के बाद यह उसकी कार नहीं थी। वे व्यर्थ ही खुश थे। उनमें से अमेलिया सबसे स्पष्ट थी क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह एक संयोग था। जैसा कि अपेक्षित था, एक फिजूल खर्च हमेशा एक फिजूल खर्च ही रहता है। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी अच्छी कार नहीं खरीद पाएगा। बर्नार्ड ने भी मजाक उड़ाया, भूल जाओ अब और मत बोलो। अगर वह शर्मिंदा नहीं भी है तो भी हमें शर्म आती है। उन शब्दों को सुनकर अर्जुन की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। ये लोग कौन थे? अब सब कुछ उसी का दोष था। इसके बावजूद वह वास्तव में उनके बारे में परेशान नहीं हो सका। वह मुड़ा, जॉर्ज से कुछ शब्द कहे और विला में वापस चला गया। जॉर्ज भी अपनी कार में वापस आया, माया जी की ओर सिर हिलाया और चला गया। रोल्स रॉयस को जाते देख अमीलिया और उसका परिवार बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि यह बहुत दुखद बात है। बहन माया जी, क्या हो रहा है? अर्जुन हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी को कैसे जानता है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अमीलिया को अब ये बात याद आई और उसने जल्दी से पूछा। माया जी ने कड़वे स्वर में समझाया, अर्जुन ने एक बार बूढ़े आदमी को बचाया था, इसलिए शायद वह उसकी मदद के लिए आभारी है। ये कहकर माया जी ने उन्हें अर्जुन के पिछले स्पष्टीकरण के बारे में बताया। अमीलिया और उसके परिवार को अंततः पूरी घटना समझ में आ गई। सब कुछ महज एक गलतफहमी थी। सभी लोग उदास मन से विला में लौट आए। लेकिन अमीलिया अभी भी ऐसे शानदार विला में रहने के विचार से बहुत संतुष्ट थी और उसने जल्दी से बर्नार्ड और टिना को अपना सामान पैक करने के लिए कहा। उन्होंने अपने लिए कमरे चुनने के लिए पूरे विला का चक्कर लगाया। अमीलिया, यह मध्यम आयु वर्ग की महिला, माया येट्स की तरह ही बेशर्म और अविवेकपूर्ण थी। एक नज़र में ही उसने दूसरे मंजिल पर स्थित कमरे पर निर्णय ले लिया था क्योंकि वह बहुत बड़ा था और पीछे से झील का नज़ारा दिखता था। बहन माया जी, हम दूसरी मंजिल पर यह कमरा लेंगे। अमीलिया दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर जोर से चिल्लाई। माया जी के जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से अंदर चली गई। साथ ही उसने कमरे का सामान भी बाहर निकाल दिया। ये सब बच्चों के खिलौने थे। अरे माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह कमरा अहाना का है? टिना वहां से गुजरी और उसने एक नज़र डाली। उसे भी अभी अभी यह कमरा पसंद आया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वह बदमाश। सब ठीक है। तुम्हें किस बात का डर है?
यह विला सिस्टम माया जी का है। अर्जुन और क्या कह सकता है। हम यहीं रहेंगे। जाओ और अपना सामान पैक करो। अमीलिया बेफिक्र थी। इतना अच्छा कमरा उस बिगड़ेल लड़के को देना बेकार था। अमीलिया बेफिक्र थी। काफी देर तक इधर उधर भागने के बाद अमीलिया बर्नार्ड को दूसरी मंजिल से नीचे ले आई। वे लिविंग रूम में फल खाते रहे और बड़े एलसीडी टीवी देखते रहे। टिना ने भी साफ सफाई कर ली थी और लिविंग रूम में बैठकर अपने फोन से खेल रही थी। विला की तस्वीरें लेने के बाद उसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लाइक मिले। इस समय माया जी अभी अभी वापस आई थी। वह अभी अभी किसी कॉल का जवाब देने के लिए बाहर निकली थी। उसका मूड काफी बेहतर था। कैसा है? क्या आपने पैकिंग पूरी कर ली है? माया जी ने पूछा। अमेलिया ने जल्दी से माया जी को नीचे बैठाया और कहा, भाभी, मुझे इस बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है। अन्यथा हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसके अलावा बर्नार्ड और मेरी एक विनती है। आपको इसे मानना ही होगा। ये कहते हुए अमीलिया घुटनों के बल बैठ गई। माया जी डर गई और उसे जल्दी से ऊपर खींचने लगी, लेकिन अमीलिया दृढ़ निश्चयी थी और उसने कहा, भाभी, मुझे खींचने की कोशिश मत करो। मैं तभी उठूंगी जब तुम हमारी बात मान लोगी। माया जी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। पहले उठो, फिर हम बात करेंगे। अमीलिया ने उठने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भाभी, आप जानती हैं कि हम बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं। ये पहली बार है जब बर्नार्ड और मुझे ऐसे आलीशान विला में रहने का मौका मिला है। हमें उम्मीद है कि हम यहाँ कुछ और दिन रह पाएंगे ताकि मरने के बाद भी हम खुश रह सकें। माया जी को आखिरकार अपने शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आ गया। वे यहाँ कुछ और दिन रुकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते थे। वह इस अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकी। अमीलिया, यह मामला, माया जी हिचकिचाई। अमीलिया तुरंत रो पड़ी। अगर तुम सहमत नहीं हो, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ घुटने टेक दूंगी। हम एक परिवार हैं। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? माया जी मुश्किल में फंस गई थी, इसलिए वह केवल सहमत हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब उठो। तभी अमीलिया ने अपने आंसू पोंछे, उठी और माया जी को तरह तरह की खुशामद भरी बातें कही। उसने नानी की तरह उसके कंधों को भींचा। बहन माया, मैं भविष्य में घर का काम संभाल लूंगी। आप बस अच्छे से आराम करें, अमीलिया ने पहल करते हुए कहा। माया जी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक नानी है। इस समय अर्जुन दूसरी मंजिल से नीचे आया, लिविंग रूम में कुछ लोगों पर नजर डाली और नाखुश होकर कहा, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या उन्होंने नहीं सुना कि उसने अभी क्या कहा? तुरंत माया जी उठ खड़ी हुई, अर्जुन को घूरते हुए उसे डांटते हुए बोली, अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सचमुच हमें बाहर निकालने वाले हो? अमीलिया भी माया जी के पास खड़ी हो गई और बोली, ये सही है। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार है? हमें बाहर निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम बेकार हो। अर्जुन के चेहरे का भाव बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए 10 मिनट का समय देता हूँ। अन्यथा मैं सुरक्षाकर्मी बुला लूंगा। इतना कहकर अर्जुन मुड़ा और ऊपर की ओर चला गया। भाड़ में जाओ। भाभी, इसका क्या मतलब है? वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे यह विला उसका है। अमीलिया ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने संयोग से यह बात सुनी। दूसरी मंजिल पर खड़े होकर उसने अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने यह विला खरीदा है। इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ से चले जाने को कह रहा हूँ। माया जी, जरा उसे देखो। अर्जुन अब कितना बेकाबू हो गया है। वह ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत करता है। अमीलिया ने अर्जुन की पीठ की ओर इशारा करते हुए कोसा। उसका क्या मतलब था कि उसने इसे खरीदा? माया जी ने बताया कि अनिका ने विला खरीदा था और उस पर उसका नाम भी लिखा था। माया जी भी नाराज थी। अर्जुन अपनी सास के प्रति बहुत अनादरपूर्ण था। अब तो वह उसे बाहर भी निकालना चाहता था। किसी को भी हिलने की इजाजत नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह मेरे साथ क्या करने की हिम्मत करता है। माया जी क्रोधित हो गई। वह सोफे पर हाथ जोड़कर बैठ गई, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अमीलिया अब माया जी के पक्ष में थी और स्वाभाविक रूप से उसने यथासंभव आग को भड़काने की कोशिश की। वह जितना अधिक बोलती, माया जी उतनी ही अधिक क्रोधित होती जाती। 10 मिनट बाद सुरक्षा गार्डों की एक टीम सचमुच दौड़ी आई। बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे उन्हें पकड़ लिया।
माया जी और अन्य लोग तब अचंभित रह गए जब उन्होंने अपने घर में इन सुरक्षा गार्डों को देखा। अर्जुन कपूर ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। अर्जुन, मैं वाकई अंधी थी कि मैंने अनिका को तुमसे शादी करने की इजाजत दे दी। तुम 3 साल तक शर्मा परिवार में हमारे दामाद के रूप में रहे, लेकिन तुम मुझे इस तरह से अपना एहसान चुकाओगे? माया जी लिविंग रूम में पागलों की तरह चिल्लाने लगी। फिर चिल्लाते हुए और लौटते हुए जमीन पर बैठ गई। सुरक्षा गार्ड लांगफोर्ड परिवार के थे और वे केवल विला मालिक की ही बात सुनते थे। अर्जुन बाहर आया। जब वह लिविंग रूम से गुजरा तो उसने बस उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुमने ही तो मांगा था। आज के बाद से इस विला का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, माया येट्स। माया जी अर्जुन की तीव्रता से चौंक गई। इतना ही नहीं, उसने ये भी देखा कि अर्जुन अपने हाथों में संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र पकड़े हुए था। वह क्या करने जा रहा था? क्या वह उसमें से माया जी का नाम हटाने वाला था? माया जी घबरा गई। वह विला नहीं खो सकती थी। यह उसका जीवन था। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? माया जी ने घबराहट में पूछा, हालांकि उसे पहले से ही जवाब का अंदाजा था। किनारे पर खड़े बर्नार्ड और अमीलिया ने भी अर्जुन की ओर तेजी से इशारा किया और कोसा, माया, इस निकम्मे आदमी को देखो। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्या वह इस परिवार का प्रभारी है? ये शब्द माया जी को परेशान कर रहे थे। इतनी दबंग महिला होने के नाते, वह ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि दूसरे लोग अर्जुन को ही परिवार का मुखिया समझते थे। माया जी जमीन पर बैठ गई, अपनी छाती पीटने लगी और चिल्लाने लगी, मैं वाकई अंधी थी कि मैंने अनिका को तुमसे शादी करने की इजाजत दे दी। तुम एक बेईमान गद्दार हो जो पिछले 3 सालों से मेरे घर में रहता और खाता रहा। अब तुम अपनी सास को भी घर से बाहर निकालना चाहते हो। इसमें न्याय कहाँ है? माया जी ने बहुत शोर मचाया और उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, जिससे सुनने वालों के कान में जलन हो रही थी। जो सुरक्षा गार्ड दौड़कर अंदर आए, वे भी एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये स्पष्टतः उनका पारिवारिक मामला था। अमीलिया ने भी शिकायत करते हुए कहा, अर्जुन, अब मैं इसे साफ साफ देख सकती हूँ। अपनी सास के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले तुम कुछ भी नहीं बल्कि घटिया इंसान हो। मुझे तुम्हारी शिकायत करनी चाहिए। बेशक, अमीलिया माया जी का पक्ष लेगी। यदि वह विला में रहना चाहती थी तो उसे अभी भी माया जी पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि, अर्जुन ने केवल अमीलिया की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह विला माया येट्स का है? क्या ये तुम्हारा हो सकता है? अमीलिया ने घृणा से कहा, उसकी आंखें घृणा और उपहास से भरी थीं। अर्जुन ने अपने हाथ में मौजूद संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अमीलिया की ओर फेंका और कहा, इसे अच्छी तरह से देखो। अमीलिया अचंभित रह गई। उसने सर्टिफिकेट उठाया और कांपती उंगलियों से उसे खोला। पहली नज़र में उसे अर्जुन और अनिका के नाम दिखे, जबकि माया जी का नाम बाद में जोड़ा गया था। इसके अलावा, माया जी का नाम किसी भी समय हटाने का प्रावधान था। दूसरे शब्दों में, यह विला अर्जुन और अनिका का था। अर्जुन असली मालिक था। इस समय, अमीलिया घबरा गई क्योंकि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। इतने बड़े हंगामे के बाद, विला वास्तव में इस आवारा आदमी का था। अमीलिया ने चुपचाप विचार किया। अर्जुन ने व्यान पर बहुत काम किया था। वह वास्तव में उसे धोखा देकर अपना नाम प्रमाण पत्र पर लिखवाने में सफल रहा था। हालांकि, क्या वह ये बात सीधे तौर पर कहने का साहस कर पाएगी? हरगिज नहीं। अमीलिया ने एक मजबूर मुस्कान के साथ प्रमाण पत्र वापस दिया और कहा, ओह प्रिय अर्जुन, यह एक बड़ी गलतफहमी है। आखिरकार, हम एक परिवार हैं। क्या हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते? क्यों न मैं तुमसे माफी मांग लूं? बर्नार्ड अचंभित रह गया। उसकी पत्नी ने तो पीछे हटना ही उचित समझा। तो क्या यह विला सचमुच अर्जुन का था? शुरू में तो टिना किनारे पर खड़ी रही। उसे यहाँ रहने की कोई चिंता नहीं थी। हालांकि, इस समय वह अपनी मां के व्यवहार से आश्चर्यचकित भी थी। दो चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। उसी समय, अमीलिया ने जल्दी से माया जी को एक तरफ खींच लिया और बुदबुदाया, माया, हम माफी क्यों नहीं मांग लेते? आखिरकार वह तुम्हारा दामाद है। बस अपना सिर नीचे रखो। अगर वह हमें अब सचमुच बाहर निकाल देता है, तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अमीलिया को माया जी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने घर चली जाए। माया जी चौंक गई और उसकी भावनाएं उथल पुथल हो गईं। उसने कई बार चुपके से अर्जुन की ओर देखा। उसके बाद, वह खड़ी हुई और अनिच्छा से बोली, अर्जुन, अगर मैं माफी मांग लूं, तो क्या तुम वादा करोगे कि हमें नहीं भगाओगे?
अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीरता से उसे देखता रहा। माया जी का मन नहीं था, लेकिन परिस्थिति उसके लिए प्रतिकूल थी। इसलिए वह केवल अपना सिर नीचे करके कह सकी, मुझे खेद है अर्जुन। मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमीलिया ने तुरंत उसका अनुसरण किया और कहा, मैंने भी आपसे माफी मांग ली है। मैंने जो मूर्खतापूर्ण बातें आपसे कही हैं, कृपया उन्हें दिल पर न लें अर्जुन। ये कहते हुए उसने अपने पति की बांह पर धक्का भी मारा। बर्नार्ड ने शर्मिंदगी से कहा, हे अर्जुन, हम एक परिवार हैं। चलो इसे भूल जाते हैं। सभी लोग उत्सुकता से अर्जुन की ओर देख रहे थे, उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, एक पल सोचा, और कहा, ठीक है, लेकिन माया येट्स, तुम मेरे साथ आओ। बोलते समय उसने माया जी को घूर कर देखा, जिससे माया जी की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वह क्या करने जा रहा था? क्या वह उसमें कोई गलती ढूंढने जा रहा था? उसने तो पहले ही माफी मांग ली थी, है ना? तुम और क्या चाहते हो? माया जी अभी भी क्रोध में डूबी हुई थी और बहुत परेशान थी। मैंने अभी तुमसे कहा था, भविष्य में इस विला का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसके बाद अर्जुन मुड़ा और बाहर चला गया। जब माया जी ने ये सुना तो उसे पता चल गया कि मामला बिगड़ गया है। इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। बहुत जल्द दोनों लॉन्गफोर्ड पार्क के बिक्री विभाग के प्रबंधन कार्यालय में आ गए। अर्जुन मैनेजर के सामने सोफे पर बैठा था, जो विला में हर चीज का प्रभारी था। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, उसका नाम हटा दो। इस समय माया जी दौड़कर अंदर आए और रोने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरा विला है। अर्जुन कपूर, तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मैं तुम्हारी सास हूं। अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं अनिका को बता दूंगी। अर्जुन ने वास्तव में उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया। माया जी को इसका अफसोस हुआ और साथ ही उसे गुस्सा भी आया। अर्जुन ने उसकी उपेक्षा की और चुपचाप वहीं बैठा रहा। मैनेजर ने एक बार उन पर नजर डाली और फिर उससे निपटने लगा। ये काम बस एक पल में हो गया। अब सर्टिफिकेट पर माया जी का नाम नहीं था। दूसरे शब्दों में, अब से फर्स्ट पैलेस का माया येट से कोई लेना देना नहीं था। माया जी पूरी तरह से अचंभित थी। सब कुछ खत्म हो गया था। ये प्रतिशोध था। अरे कमीने, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हारी सास हूं। क्या तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? नहीं, तुम्हें फिर से मेरे नाम पर जोड़ना होगा। यह मेरा विला है। मेरी बेटी ने इसे खरीदा है। इस रखवाले ने मेरी बेटी को धोखा दिया। माया जी पागल हो गई और बिक्री विभाग में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वह जमीन पर बैठकर रोने और सिसकने लगी, उन्हें अपनी छवि की जरा भी चिंता नहीं थी। अर्जुन ने माया जी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या तुम भूल गई हो कि अनिका ने क्या कहा था? मैंने यह विला खुद खरीदा है। ये कहकर अर्जुन कार्यालय से बाहर चला गया। माया जी कुछ देर तक और बोलती रही, फिर वह अस्तव्यस्त होकर वापस भाग गई। ये काम पहले ही हो चुका था, इसलिए वह केवल इसे बहाल करने का प्रयास कर सकती थी। उसे ऐसा कैसे करना चाहिए? वह हॉस्पिटल की ओर भागी और अनिका को खोजने लगी। माया जी ने दरवाजे में घुसते ही रोते हुए कहा, अनिका, अर्जुन ने मुझे बहुत परेशान किया। उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं अब और जीना नहीं चाहती। बस मुझे मरने दो। इसके बाद माया जी सीधे खिड़की की ओर दौड़ी और ऐसा दिखावा किया जैसे वह बाहर कूदने वाली है। अनिका परेशान थी। उसने जल्दी से माया जी को पकड़ लिया और संदेह से पूछा, माँ, क्या हुआ? चलो इस बारे में ठीक से बात करते हैं। माया जी सिर्फ नाटक कर रही थी। चूंकि अनिका ने उसे रोक दिया था, इसलिए वह उसके इशारे पर वापस सोफे पर बैठ गई और सारी घटनाएं बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हारी आंटी और उसके परिवार को कुछ दिनों के लिए विला में रहने की अनुमति दी थी। उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया और विला से मेरा नाम भी क्यों हटा दिया? माया जी ने कहानी को चुनिंदा ढंग से दोहराया। उसके शब्द झूठ से भरे थे ताकि वह स्वयं को कमजोर पीड़ित के रूप में चित्रित कर सके। सुनते ही अनिका की भौहें तन गईं। आखिरकार वे एक परिवार ही थे। अर्जुन की हरकतें सही नहीं लग रही थीं। माँ, बस इतना ही काफी है। मैं अर्जुन को फोन करके उससे बात करूंगी, ठीक है? अनिका ने अपनी माँ को दिलासा दिया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी माँ उससे झूठ बोलेगी। वह बहुत भोली थी। बिस्तर के पास जाकर अनिका ने फोन उठाया और अर्जुन का नंबर डायल किया, लेकिन काफी देर तक घंटी बजने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। माँ, अर्जुन व्यस्त होगा। क्यों न मैं बाद में फिर कोशिश करूं? अनिका ने कहा।
माया जी ने अपना बैग उठाया और झल्लाते हुए कहा, ठीक है, इस मामले में तुम्हें मेरा पक्ष लेना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरा नाम वापस विला में जोड़ना ही होगा। इतना कहकर माया जी मुड़ी और चली गई। जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकली, तो माया जी अभी भी खुद से ही बड़बड़ा रही थी, परेशान महसूस कर रही थी। उसने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि दो हटे कट्टे आदमियों ने उसे रोक लिया जो पहाड़ों की तरह खड़े थे। तुम कौन हो? क्या तुम अंधे हो? माया जी अभी भी क्रोधित थी, और इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी, उसने खुलेआम गालियां दी। नमस्ते आंटी, मेरा नाम लेवी कपूर है। मैं अर्जुन का चचेरा भाई हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसी समय एक सुंदर व्यक्ति उन दो बलिष्ठ पुरुषों के पीछे से निकला और उसने उन्हें एक और हटने का इशारा किया। जब माया जी ने ये सुना तो वह सदमे में पीछे हट गई। उसे अभी भी याद है कि पिछले दिन अर्जुन के चचेरे भाई ने उसकी पिटाई की थी। अब उसका एक और चचेरा भाई सामने आया था। उस बच्चे के कितने रिश्तेदार थे? तुम क्या चाहते हो? मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानती। माया जी ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया और भागने की कोशिश की। लेवी ने जल्दी से उसे बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपने गलत समझा है। मैं आपसे उस दिन मेरे भाई ने जो किया उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लेवी ने बैंक कार्ड निकालते हुए कहा, आंटी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 10 लाख। इसे उस घटना के लिए मुआवजा समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगी। 1 मिलियन। माया जी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे उसके हाथों से छीन लिया। उनके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लौट आई जब उसने कहा, ओह प्रिय, ये ठीक है। क्या आप अर्जुन को ढूंढ रहे हैं? मैं आपको घर ले आऊंगी। लेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए मेरी कार लेते हैं। माया जी खुश थी। जब उसने उसकी कार देखी, तो पता चला कि वह बेंटले थी। अप्रत्याशित रूप से, अर्जुन एक बेकार आवारा था। लेकिन उसका ये चचेरा भाई काफी अमीर और उदार था। बहुत जल्द वे प्रथम महल पर पहुंच गए। लेवी का यहाँ आना पहली बार था और उन्होंने लिविंग रूम में बैठकर शालीनता से व्यवहार किया। लो, लेवी, चाय पियो। मैंने खुद बनाई है। माया जी बहुत मेहनती थी। अमीलिया और उसका परिवार बाहर गया हुआ था। वे अपना बाकी सामान लेने वापस गए थे। इस समय एनी अहाना के साथ वापस आ गई। जैसे ही वह अंदर आए, अहाना इधर उधर उछलने लगी, उसकी दोनों चोटियां उछल रही थीं। वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने देखा कि घर पर एक अंकल बैठे हैं। उसने सिर झुकाकर प्यार से पुकारा, हेलो अंकल। क्या आप मेरे पापा को ढूंढ रहे हैं? लेवी उसकी ओर मुड़ा, उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में सिकुड़ गए। उसकी कोमलता में ठंडक की झलक थी जब उसने कहा, हाँ, मैं हूं अर्जुन की बेटी। हे। अहाना को अजनबियों से डर नहीं लगा और उसने लेवी का अभिवादन किया। लेवी ने भी अपना सौम्य पक्ष दिखाया और उसके साथ खेला। माया जी ने एक दो बार उन पर नजर डाली और फिर अहाना को घूरने लगी, फिर एनी की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, उसे ऊपर ले आओ। एनी जानती थी कि माया जी अहाना को नापसंद करती है। इसलिए वह उसे जल्दी से ऊपर ले गई। अंकल, क्या मैं बाद में आपके साथ फिर खेल सकती हूँ? अहाना के दांत चमक उठे जब उसने अपनी छोटी छोटी बाहें लेवी की ओर हिलाईं। लेवी ने आंख मारकर मुस्कुराया, हाथों से इशारा किया और कहा, जरूर। लेवी, क्या तुम शादीशुदा हो? माया जी ने अचानक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा, जैसे वह उसकी माँ हो। ओह, अभी नहीं, लेवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके पीछे दो तगड़े अंगरक्षक खड़े थे, जो ज्यादा दूर नहीं थे। माया जी उसके उत्तर से बहुत खुश हुई। वह शादीशुदा नहीं था। ये बहुत अच्छी खबर थी। माया जी ने योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। अर्जुन और अनिका का तलाक करवाना असंभव था। लेकिन टिना अभी भी उपलब्ध थी। वे शर्मा परिवार के सदस्य थे। अगर वे एक साथ होते, तो वह अभी भी इससे लाभ उठा सकती थी। जब वह सोच रही थी, माया जी जल्दी से टिना के कमरे में भागी और उसकी सुंदर तस्वीरें ढूंढी। फिर वह खुशी खुशी लिविंग रूम में लौटी और उन्हें लेवी को सौंप दिया। देखो, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? पसंद है? अगर पसंद है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। वह एक अच्छी लड़की है, चिंता मत करो। लेवी ने तस्वीरें देखीं। शुरू में तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक योजना बन गई। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तैयार है? लेवी ने हंसते हुए कहा। माया जी ने ये शब्द सुनकर अपनी जांघ थपथपाए और सोचा कि मामला सुलझ गया। बेशक, वह तैयार है। वह कैसे नहीं हो सकती? मैं टिना को तुरंत वापस आने के लिए बुलाऊंगी।
आप उससे बाद में बात कर सकते हैं। माया जी बहुत खुश थी। अगर यह सफल रहा तो क्या उसे भविष्य में अर्जुन का चेहरा देखने की जरूरत होगी? नहीं, इसलिए वह अत्यंत प्रेरित थी। लेवी मुस्कुराया, लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। वह पहले ही माया जी की योजना को समझ चुका था। कुछ देर बैठने के बाद भी अर्जुन वापस नहीं आया। वह और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह उठकर बोला, आंटी, मुझे कुछ और काम है। जब अर्जुन वापस आए तो कृपया उसे बता देना कि मैं यहीं था। इसके बाद माया जी के लाख रोकने के बावजूद लेवी चला गया। माया जी चिंतित थी, लेकिन वह उसे रुकने के लिए मजबूर कर सकती थी। लेवी दरवाजे से बाहर गया और बेंटले में सवार हो गया। उसी समय टिना अपने माता पिता के साथ वापस आ गई। टिना की बड़ी बड़ी आंखें बेंटले और उस युवक को घूर रही थी जिसे उसने अभी अभी देखा था। वह बहुत सुंदर था। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम फिर से मूर्ख बन रही हो? हम जैसे आम लोग ऐसे अमीर युवकों को कैसे अपना लक्ष्य बना सकते हैं? अर्जुन का मन फिर से बदलने से पहले जल्दी से अपना सामान हटाओ। अमीलिया अपनी बेटी की हरकतों को जानती थी और उसने उसे डांटा। टिना ने भौहें सिकोड़ी, उसे उदासीनता से देखा और कहा, इन्हें खुद ही हटाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक अमीर आदमी की पत्नी नहीं हो सकती। टिना ने गुस्से से मुंह फुला लिया। फिर विला में चली गई और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। अर्जुन के पक्ष में आज रात बीकन द्वारा नए निदेशकों और निवेशकों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया। उसी समय कुछ समाचारों की घोषणा की जाएगी। अनिका ने हॉस्पिटल में तैयारियां कर ली थीं। अनिका, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं रहो और अच्छे से आराम करो। अर्जुन ने अनिका की ओर देखा और परेशान महसूस किया। अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं कंपनी की अध्यक्ष हूं। मैं इसमें कैसे शामिल नहीं हो सकती? अनिका जन्मजात सुंदर थी। बिना किसी मेकअप के भी कई लोग उसकी सुंदरता के मुरीद हो जाते थे। हालांकि आज रात की पार्टी के लिए उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया और अधिक औपचारिक कपड़े पहने। ओह हाँ, मेरी माँ ने कहा कि आपने विला से उसका नाम हटा दिया है। अनिका ने अचानक पूछा जब वह अपने बैग में हाथ डाल रही थी। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ। अनिका ने अर्जुन का हाथ थामा और धीरे से मुस्कुराए। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी माँ ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन आखिरकार वह मेरी माँ है। इसलिए अगर हो सके तो उसे माफ कर दो, ठीक है? अर्जुन को पता था कि अनिका नर्म दिल की है और उसने असहाय होकर आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बाद में मेरे पीछे एक जगह चलो। हम वहां अपने कपड़े बदल लेंगे। अनिका ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। उसका पति अपनी छवि के प्रति बहुत लापरवाह था। अर्जुन भी अपने आप को देखकर हंस पड़ा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वे दोनों हॉस्पिटल से निकले और आधे घंटे तक गाड़ी चलाते रहे, फिर एक शांत गली में पहुंचे। मुंबई शहर में आज ऐसी कोई गली नहीं है। इस गली के अंत में एक प्राचीन इमारत की अटारी थी। पहली और दूसरी मंजिलें उष्णकटिबंधीय उद्यानों के डिजाइन के साथ बनाई गई थीं। कार दरवाजे पर रुकी और अर्जुन ने इमारत को ध्यान से देखा। वह ऐसी जगह पर बहुत कम आता था और उसे यह जगह काफी असामान्य लगी। इस छोटी सी इमारत की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी, है न? अर्जुन हैरान था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनिका ने अपने कपड़े और बाल ठीक किए, मुस्कुराए और बोली, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त का है। वह एक स्टाइलिस्ट है और अभी अभी विदेश से लौटी है। उसका हुनर बहुत अच्छा है और लोगों को आमतौर पर उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं आज तुम्हें यहाँ कुछ स्टाइलिंग करवाने के लिए लेकर आई हूँ। सबसे अच्छी दोस्त। उसने सोचा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त वे कुछ लोग हैं जिनसे वह पहले मिल चुका था। मुझे। अर्जुन ने अपने कपड़ों को देखा। ओह, वे वास्तव में पुराने जमाने के थे। अनिका यहाँ नियमित रूप से आती थी। उसने अर्जुन को कार से बाहर निकाला, गेट से होते हुए यार्ड में प्रवेश किया। कुछ ही कदम अंदर जाने पर सफेद लोकट वी नेक पहने एक देवी ने अंदर से उसका स्वागत किया। अनिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगी। अर्जुन ने तेजी से चलती हुई महिला को देखा। उसके चारों ओर एक विशेष मोहक आकर्षण था। उसने फिर से अनिका की ओर देखा, और वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह खुशी के सागर में डूबी हुई हो। सफेद शर्ट ढीली थी, जिससे उसका पूरा शरीर उभरकर सामने आ रहा था। महिला के पास पतली भुजाएं और मधुर मुस्कान थी, जिससे वह सुंदर और सेक्सी लग रही थी। वह चलती हार्मोन थी। अर्जुन ने एक नजर डाली। इस महिला के शरीर का अनुपात एकदम सही था, और ऊपरी परिधि छोटी कमर के साथ एकदम विपरीत थी जिसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था। इसके अलावा
वह दूसरों के सामने अपना फिगर दिखाने में भी संकोच नहीं करती थी। वह उदार और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखती थी। कहा जाता है कि पुरुषों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तो महिलाओं को क्यों नहीं? ऐसी आकृति के साथ उसे जीवन भर कोई चिंता नहीं रहेगी। वह महिला बहुत परिपक्व लग रही थी। वह मुस्कुराते हुए दौड़ी, अनिका का छोटा सा हाथ पकड़ा और बोली, अनिका, तुमने आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अनिका, यह है। महिला ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन कपूर मेरे पति। वह आज रात मेरे साथ पार्टी में आएंगे। अनिका ने संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा, अर्जुन, ये रेचल कपूर है, इस स्टूडियो की मालकिन और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वह अभी अभी विदेश से लौटी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी तुमसे उसका जिक्र किया हो। ऐसा लगता है कि हमारा उपनाम एक ही है। अर्जुन की नज़र रेचल कपूर नाम की इस खूबसूरत महिला के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में मुस्कान थी। नमस्ते, मैं रेचल कपूर हूँ। सुंदर महिला ने विनम्रता से अपना छोटा सफेद हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव कम हो गया था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक संयोग है कि हम दोनों कपूर हैं। रेचल को अपने दिल में घृणा महसूस हुई। उसने सुना था कि अनिका का पति एक रखेल था। हालांकि अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह न केवल बेकार है बल्कि संदिग्ध भी है। परिणामस्वरूप अब वह बहुत घमंडी हो गई थी। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। इसके बावजूद रेचल ने इसे काफी अच्छी तरह से संभाला और इसे खुलकर नहीं दिखाया। हाँ, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आप जैसी महान और सुंदर महिला के साथ एक ही उपनाम साझा करूं। अर्जुन जोर से हंसा। जब रेचल ने यह सुना तो उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। यह महिला जब मुस्कुराती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी, और किसी भी तरह से अनिका से कम नहीं थी। उसमें एक ऐसा आकर्षक आकर्षण था जो लोगों के दिलों को अनजाने में ही धड़का देता था। आओ, मेरे पीछे आओ, रेचल ने धीरे से कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि अनिका ने इस आवारा से शादी क्यों करना चुना। अर्जुन ने यार्ड में खड़ी आलीशान कारों और पिंजरों में बंद मोरों और बाघों को देखा। उसने ईर्ष्या से कहा, राहेल, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम इन जानवरों को रखोगी। वे महंगे होंगे। इन कारों की कीमत भी बहुत ज्यादा है ना? अनिका ने अजीब तरीके से अर्जुन की ओर देखा और उसे आंख मारी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके पति को क्या हो गया था? वह बहुत बातूनी था। एक प्रसिद्ध स्टाइलिंग स्टूडियो के मालिक के रूप में राहेल की वार्षिक आय काफी अच्छी थी। उसके कई ग्राहक सूचीबद्ध कंपनियों के बड़े मालिक थे जो दूसरी जगहों से यहाँ आए थे। यहाँ आने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। इसलिए रेचेल के लिए पैसा सिर्फ एक संख्या थी, और पैसे के बारे में बात करना थोड़ा अजीब था। रेचल ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा और उसकी आंखों के कोने में तिरस्कार का भाव था। उसने अपनी उंगलियों से अपने लहराते बालों को संवारा और कहा, यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है जितना तुम सोच रहे हो। हालांकि मैं तुम लोगों जितनी अमीर नहीं हूं, फिर भी मैं जिंदा रह सकती हूं। अर्जुन दंग रह गया और पूछा, धनवान? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? दिलचस्प। क्या इस महिला ने उसे पहचाना? रेचल मुस्कुराए और अपनी आकर्षक आंखें झपकाते हुए बोली, जिसमें कामुकता का भाव झलक रहा था, बेशक। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो बस अपनी पत्नी का चमकता हुआ कवच पहने योद्धा हूं। ऐसा कहने के बाद उसने अनिका की ओर देखा और धूर्तता से पूछा, क्या मैं सही हूं? उसके सवाल पर अनिका शर्मा गया। उसका पति बहुत ज्यादा घमंडी था, जो बाहरी लोगों के सामने इतना स्नेह दिखाता था। रेचल मंद मंद मुस्कुराए और इस विषय पर आगे बात नहीं की, बल्कि अनिका और अर्जुन को इमारत के अंदर ले गई। इस स्टूडियो की सजावट बहुत क्लासिक थी। हालांकि वहां बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन जो लोग वहां थे वे स्टाइलिंग पर गंभीरता से काम कर रहे थे। इसके अलावा मेहमानों की पहचान भी काफी असामान्य लग रही थी। यहाँ कुछ लोकप्रिय युवा हस्तियां भी थीं। जब रेचल प्रत्येक कमरे से गुजरती तो वह अंदर मौजूद लोगों का मुस्कुराहट और बातचीत के साथ स्वागत करती। रेचल उन दोनों को दूसरी मंजिल पर एक आलीशान सिंगल रूम में ले गई। जाहिर है, ये रेचल की निजी स्टाइलिंग के लिए बनाया गया एक विशेष स्टूडियो था, और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से अनिका पर काम करने जा रही थी। अर्जुन, कृपया एक क्षण रुको। मैं तुम्हारे पास आने से पहले अनिका पर काम करूंगा। जब वह बोल रही थी, रेचल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं।
इंडस्ट्री की शीर्ष स्टाइलिस्ट के रूप में, जो अभी अभी पेरिस से लौटी थी, वह पूर्णता के बिंदु पर पहुंच चुकी थी। हालांकि कमरे में दो बहुत ही सुंदरियां थीं और वे दोनों आंखों को सुहावनी लग रही थीं। अर्जुन को बैठे बैठे बहुत ऊब महसूस हुई और उसे सोफे पर ही नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने सपने में भी देखा कि अनिका के साथ छुट्टी पर जाने का। जब रेचल ने अनिका की स्टाइलिंग पूरी कर ली, तो कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसने अर्जुन को जगाया। उठो, अनिका को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत खूबसूरत है? रेचल ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को थप्पड़ मारकर जगाया, अपनी बाहें छाती पर रख लीं और विजयी भाव से अनिका की ओर देखा। वह अपने काम के प्रति बहुत आश्वस्त थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और शीशे के सामने खड़ी अनिका की ओर देखा। जब उसने उसे देखा, तो उसके नाक से खून बहने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। अनिका को आकर्षक कहना उचित था। अर्जुन के विचार में अनिका बस एक देवदूत था जो स्वर्ग से उतरा था। अनिका ने लाल रंग की शाम की पोशाक पहनी थी। उसके बाल ऊपर की ओर लटके हुए थे और वह बहुत ही सलीकेदार दिख रही थी, जो काम के दिनों में उसके सामान्य पेशेवर पहनावे से बिल्कुल अलग था। अब वह कुलीन और सुंदर दोनों लग रही थी। उसकी पत्नी बिल्कुल खूबसूरत थी। अनिका ने पलटकर देखा कि अर्जुन उसे बेवकूफी भरी नजर से देख रहा था। उसके मुंह के कोनों पर जीत का भाव उभर आया। अनिका बहुत खुश थी। कम से कम अब अर्जुन की नजरें उससे हट नहीं सकती थीं। तो फिर मैं पहले बाहर जाऊंगा। कृपया उसे और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करें। रेचल से बात करने के बाद अनिका ने अर्जुन की ओर देखा और चला गया। लाउंज में सोफे पर बैठे हुए अनिका ने शाम की पार्टी की योजना बनानी शुरू कर दी। रेचल ने मॉडलिंग रूम का दरवाजा बंद किया, अपने सामने रखी कुर्सी को हल्के से थपथपाया और प्यार से मुस्कुराए। आओ और यहाँ बैठो। अर्जुन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार, कमरे में एक आदमी और एक औरत अकेले थे। उसे लगा कि हवा में एक अस्पष्ट माहौल बह रहा है। इसके अलावा, उसे इस दौरान अनिवार्य रूप से उसके चेहरे को घूरना होगा। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। अर्जुन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर राहेल ने फिर से पुकारा। ओह ठीक है। अर्जुन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और रेचल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जो बहुत आरामदायक और मुलायम थी। इसके अलावा, अर्जुन के बैठने के बाद जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसे एक अनजाने दृश्य का दर्शन हुआ। अर्जुन अपनी भावनाओं को उफान मारते हुए अपने गालों को गर्म होते हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। रेचल ने अर्जुन की आंखों में आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, और केवल गंभीरता से अर्जुन के लिए मेकअप किया। उसने अर्जुन की काली आंखों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओह, अर्जुन, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? जब रेचल काम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तो उसने अचानक देखा कि अर्जुन, जिसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, उसकी नाक से खून बहने लगा था। ये नियंत्रण से बाहर होने लगा था। वह ये दृश्य देखकर डर के मारे चीख पड़ी। ओह, ये ठीक है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। अर्जुन ने अपने हाथ से अपनी नाक पोंछी और मुस्कुराया। जब मैं सुंदर महिलाओं को देखता हूं तो मेरा खून गर्म हो जाता है और मैं अपनी नाक पर काबू नहीं रख पाता। तुम बहुत मीठी बातें करते हो। रेचल ने हंसते हुए पलटकर एक टिश्यू पेपर निकाला। फिर उसने उसे सावधानी से पोंछा। फिर, उसने आग बुझाने के लिए उसे एक गिलास बर्फ का पानी पिलाया। वह अनिका को धोखा नहीं दे सकता था। अगला कदम था समग्र रूप रंग। रेचल कपूर वाकई एक बेहतरीन स्टाइलिस्ट थी। आधे घंटे के भीतर, उन्होंने अर्जुन के लिए एक बिल्कुल नया रूप तैयार कर दिया था। उसका आभामंडल और व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। अब, वह बिल्कुल परी कथा की दुनिया से निकले राजकुमार की तरह लग रहा था, भव्य और फैशनेबल। अर्जुन की शक्ल सूरत वास्तव में इतनी बुरी नहीं थी। बस उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। अनिका का स्वाद हमेशा की तरह बेहतरीन है। पॉलिश होने का इंतजार कर रहा हीरा, बहुत सुंदर। रेचेल अर्जुन के पीछे खड़ी होकर अपने काम को ध्यान से देखने लगी। उसे अर्जुन का स्वभाव बहुत अनोखा लगा। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। हैंडसम मेरा मध्य नाम है। ठीक है, तुम्हारी मीठी मीठी बातें बहुत हो गईं। मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में चलो, और मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े चुनने में मदद करूंगी। रेचल ने अर्जुन का कंधा थपथपाया और ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला गया, उसकी आंखें उसके शरीर पर टिकी हुई थीं। उसके दिल में पहले से ही लहरें उठ रही थीं। यह महिला वाकई बहुत प्रभावशाली थी। विशाल कमरा अनगिनत ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ था, लगभग सभी हाथ से बने और इटली और फ्रांस से आयातित। यहाँ मौजूद हर एक सामान की कीमत एक औसत व्यक्ति की सालाना आय के बराबर थी।
अर्जुन को नहीं पता था कि यह ड्रेसिंग रूम व्यावहारिक रूप से रेचल का निजी क्षेत्र था। वह शायद ही कभी लोगों को फिटिंग के लिए यहाँ लाती थी, क्योंकि यहाँ सभी कपड़े उसके द्वारा एकत्र किए गए थे और बहुत कीमती थे। जब तक कि यह मजबूत संबंधों या रिश्तों वाले कुछ ग्राहकों के लिए न हो, वह किसी को भी यहाँ नहीं लाती थी। हालांकि रेचल अर्जुन को यहाँ लेकर आई थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसे आजमाने के लिए बहुत सारे कपड़े देने के लिए तैयार थी। अरे, तुम्हें इनके बारे में क्या लगता है? चलो इसे पहनकर देखते हैं। रेचल की जेड जैसी उंगलियां कपड़ों की आस्तीनों पर घूम रही थीं, जब वह अर्जुन को देने से पहले कुछ कपड़े बेतरतीब ढंग से उठा रही थी। क्या तुम्हें मेरे साइज की जरूरत नहीं है? मेरा विश्वास करो, मैं एक नज़र में ही तुम्हारा साइज बता सकती हूँ। रेचल ने आत्मविश्वास से कहा। हे, कैसा संयोग है, मैं एक नज़र में आपका साइज भी बता सकता हूँ। अर्जुन ने बड़े प्यार से मुस्कुराया। रेचल उन शब्दों पर कांप उठी और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। अर्जुन कपड़े ट्राई करने ही वाला था, लेकिन उसे फिटिंग रूम नहीं मिल पाया। रेचल का भी जाने का इरादा नहीं था। अरे, क्या यहाँ कोई फिटिंग रूम नहीं है? या मुझे यहीं कपड़े बदलने हैं? अर्जुन ने रेचल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह थोड़ी अनिश्चित महसूस कर रही थी। यही बदलाव करो, मैं देख लूंगा। रेचल ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ ली, उसका स्वर दृढ़ लग रहा था। फिटिंग रूम चीजों के घटित होने के लिए एक अच्छी जगह थी। क्यों, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी शर्मीला है? रेचल ने अपनी बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें झपकाईं और खिलखिलाकर मुस्कुराई। सच कहूं तो मैंने पहले कभी किसी महिला की घूरती निगाहों के सामने अपने कपड़े नहीं बदले। अर्जुन की नजरें रेचल के चेहरे पर घूमी और अचानक बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या ये संभव है कि तुम मुझमें रुचि रखती हो? रेचल ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं, लेकिन उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। और उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। अर्जुन ने कंधे उचकाए, सीधे रेचल की आंखों में देखा और उसके सामने अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जब अर्जुन ने कपड़े उतारे, तो रेचल ने उसकी आंखों में देखने से परहेज किया। इसके बजाय उसकी निगाहें अर्जुन के शरीर पर घूम गईं और उसकी आंखों में ठंडक का भाव था। हालांकि सूक्ष्म रूप से अर्जुन ने इसे नोटिस किया। सालों की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन का फिगर पहले से ही बहुत सुडौल था। मांसपेशियों की रेखाएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं। हालांकि वह बहुत हृष्ट-पुष्ट और मांसल नहीं था, लेकिन उसके शरीर में एक अनोखा आकर्षण था जो महिलाओं की नजरों को अपनी ओर खींचता था। बेशक, इस प्रकार की आकृति केवल अज्ञानी छोटी लड़कियों के लिए ही बनाई गई थी। हालांकि रेचल की नजरें अर्जुन के शरीर पर कुछ ढूंढ रही थीं। उसकी नजर दूर और संदेह से भरी हुई थी। रेचल के चेहरे के भावों को देखकर अर्जुन हंस पड़ा। क्या तुम मुझे ऐसे ही खड़ा रखोगी? या तुम पहले से ही मेरे सुडौल शरीर से मंत्रमुग्ध हो? तभी रेचेल को होश आया। उसने अपनी नजरें हटा लीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके बाद उसने रैक से कुछ उठाया और अर्जुन को थमा दिया। इसे आजमाओ, ये काफी अच्छा लगना चाहिए। हाँ, ये सही नहीं लगता। अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे कपड़े बदलते देखा है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए? राहेल ने अपनी आंखों में ठंडक के भाव के साथ भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हालांकि उसी समय उसकी आंखों में घबराहट भी दिख रही थी। आपने गलत समझा है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसके बाद अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। ड्रेसिंग रूम पहले से ही बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए अर्जुन लगभग अपने शरीर को राहेल के खिलाफ दबा सकता था। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था? रेचल ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे अर्जुन की तरफ से खतरे का स्पष्ट आभास हो गया था, विशेषकर वे साफ आंखें जिनमें शीतलता का आभास होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ मिल गया हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए रेचल भी चुप रही। फिर भी फिटिंग रूम का माहौल बहुत पहले ही संदिग्ध हो चुका था और रेचल की सांसें भी तेज हो गई थीं, जिसका मतलब था कि उसके बारे में कुछ संदिग्ध था। उसकी चुप्पी पर अर्जुन और करीब आ गया। इस समय उसका शरीर अकड़ गया, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा भी अप्रिय हो गया। उसने कहा, यहाँ कोई भी कभी भी घुस सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कुछ मत करना। अर्जुन ने अपने सामने घबराई हुई महिला को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? रेचल का दिल डूब गया।
उसने अर्जुन से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा और आत्मविश्वास की लहर महसूस की। ये तीव्रता किसी भी ऐसे व्यक्ति से अधिक मजबूत थी जिसे उसने कभी देखा था, और वह वास्तव में इसका विरोध करने में असमर्थ महसूस कर रही थी। हालांकि अर्जुन की आवाज काफी सपाट थी, लेकिन दबाव एक विशाल पहाड़ जैसा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस फूल रही है। अभी भी सच नहीं बोल रहे हो? कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। राहेल अर्जुन के बारे में ऐसा ही महसूस करती थी। यह आदमी भयानक था। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन को यह महसूस हो गया कि रेचेल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझसे छिप सकते हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम में क्षमता होती, तो तुम बहुत पहले ही कोई कदम उठा लेते। बजाय इसके कि अब मेरी दया पर निर्भर हो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। शायद मैं तुम्हें अनिका के कारण छोड़ दूं। रेचल ने अपने लाल होठों को काटा, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो वह संघर्ष कर रही हो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अर्जुन चिल्लाया। रेचल का शरीर अचानक घबराकर कांप उठा और उसकी छवि धुंधली हो गई। हालांकि रेचल ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेचल ऐसी धमकियों के सामने इतनी अड़ियल हो जाएगी। उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम सच में कबूल करने की योजना नहीं बना रही हो? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस समय क्या चालें चलने वाला है। रेचल कपूर जैसी महिला से निपटने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे। चूंकि आपने चुप रहना चुना है, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। ये कहते हुए अर्जुन अचानक राहेल के पास गया, और उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। रेचल शर्म से लाल हो गई। वह शर्मिंदा और गुस्से में थी। रेचल के चेहरे पर शर्मनाक गुस्से की लहर उभरी, लेकिन जब उसके गालों पर लाली छा गई, तो वह दृश्य दिलचस्प हो गया। लानत है तुझ पर, क्या तुझे अपने कामों के परिणामों का एहसास है? रेचल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कसम खाई कि जब वह बाहर जाएगी तो इस बदमाश को टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं झेला था। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातें अब बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं? अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे ठंडक फैल गई और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसने कहा, मैं वास्तव में एक सहज व्यक्ति हूं और परेशानी पैदा करना पसंद नहीं करता। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते, तो मैं उन्हें भड़काऊंगा भी नहीं। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं? अगर तुम किसी चीज के पीछे नहीं हो, तो तुम मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बस अपने आप को देखो। तुम ही हो जो मेरे शरीर पर कुछ ढूंढना चाहते थे। लेकिन तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हें धमका रहा हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे दुखी होना चाहिए? यह महिला उसके शरीर पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी? रेचल ने अर्जुन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लाल गालों और गुस्से भरी आंखों से उसने कहा, मुझे छोड़ दो या मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। अर्जुन ने जब ये सुना तो वह तुरंत खुश हो गया, और प्रसन्नतापूर्वक बोला, आगे बढ़ो। अगर तुम चाहती हो कि बाद में दूसरे लोग तुम्हारे नग्न शरीर को देखें, तो आगे बढ़ो। जब रेचल ने ये सुना, तो वह अचानक एक असहाय बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया, अर्जुन की आंखों में देखा और अपना घमंडी स्वभाव त्याग दिया। उसने धीरे से कहा, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन मुस्कुराया और एक हाथ से हवा में पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी डर के मारे पीछे हट गया। रेचल की सांसें इस डर से तेज हो गईं कि कहीं ये बदमाश कोई अनर्गल हरकत न करने लगे। तुम डरते क्यों हो? अर्जुन ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। ये सिर्फ एक चाल थी। उसने कहा, जब तुमने मुझे परखने की कोशिश की थी, तो तुम्हें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए था। एक ही कमरे में अकेले पुरुष और महिला। क्या तुम्हें सच में चिंता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? तुम्हारा शरीर पुरुषों की नज़र में अमूल्य है। लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया, जिसका मतलब है कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे पास कोई स्पष्ट कारण है। मुझे लगता है कि इसके दो से ज्यादा कारण नहीं हैं। पहला, मेरे पास आपके लिए कुछ मूल्यवान है। दूसरा, आपको दूसरों ने सौंपा है, या पर्दे के पीछे कोई है जो आपको नियंत्रित कर रहा है ना? रेचल का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में खौफ के भाव उभर आए। जाहिर है, अर्जुन ने उनमें से एक का सही अनुमान लगाया था। इस कारण से, अर्जुन ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, बेशक, एक और संभावना है।
आपको लगता है कि मैं सुंदर हूं और मुझे अपना बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद का सम्मान करेंगे। आखिरकार, मैं अनिका का पति हूं और आप उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। रेचल अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की बातें सुनी, तो अचानक उसके सीने में क्रोध की लहर दौड़ गई। यह आदमी बहुत आत्ममुग्ध था। इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? रेचल कांप उठी, उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और ठंडे स्वर में चिल्लाई, अर्जुन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ से हट जाओ। नहीं तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। रेचल ने अपना सिर उठाया, अपने लाल होठों को जोर से काटा और अपनी आंखें अर्जुन पर टिका दी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, मानो वह अपनी ताकत से संघर्ष कर रही हो। इस समय रेचल बहुत दुखी थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। उसने पहल क्यों की? उसने इंतजार क्यों नहीं किया? अगर मालिक की योजना उजागर हो जाती तो वह क्या करती? मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हें ध्यान से सोचने के लिए 1 मिनट देता हूँ। अर्जुन ने सख्ती से कहा। जाहिर है कि उसका धैर्य खत्म हो चुका था। वह कभी भी अनिका के पक्ष में किसी छिपे हुए शत्रु को जगह नहीं देगा। ये रेचल कपूर स्पष्टतः कोई देवदूत नहीं थी। जैसे ही रेचल ने मौत तक लड़ने का संकल्प किया, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से अनिका की आवाज सुनाई दी, राहेल, क्या तुम्हारा काम हो गया? जब रेचल ने वह आवाज सुनी तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूं। भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अनिका के बारे में कोई विचार प्राप्त करने की कोशिश मत करना। अन्यथा, न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पीछे के लोग भी मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे। अर्जुन कपूर, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम वह दिन देखने के लिए जीवित रह सकोगे। रेचल ने दांत पीसते हुए जोरदार तरीके से जवाब दिया। आत्मचेतन रेचल को देखकर अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम में से हर एक से ज्यादा जीऊंगा। मेरे शब्दों को याद रखना। मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे सामने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल नहीं करोगी, तो मैं खुद तुम्हारे पीछे आऊंगा। तब तक, यह इतना आसान नहीं होगा जितना अब है। इसके बाद अर्जुन मुड़ा और चला गया, जबकि रेचल कई सेकंड तक वहीं रुकी रही। जब दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो उसने होश संभाला और दरवाजे की ओर चली गई। दरवाजा खोलते ही, जब अनिका ने राहेल का लाल चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचे बिना नहीं रह सकी, राहेल, तुम क्यों शर्मा रही हो? रेचल ने अपने गर्म गालों को छुआ। ड्रेसिंग रूम में अर्जुन के साथ हुए उत्तेजक दृश्य को याद किया और घृणा उभर आई। सच में, शायद कमरा बहुत गर्म है, रेचल ने अस्वाभाविक रूप से कहा। किसी कारण से, उसने अनिका को अर्जुन के खलनायक व्यवहार के बारे में बताना नहीं चाहा क्योंकि उसे संदेह था। वैसे, अर्जुन, अभी एक महिला ने मुझसे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। बोलते समय अनिका ने अपने हाथ में एक चौकोर डिब्बा पकड़ा और उसे अर्जुन को सौंप दिया। औरत? कौन है? अर्जुन हैरान था। कोई उसे यहाँ कैसे ढूंढ लाया? उसने रेचल की ओर देखा, लेकिन दूसरे पक्ष का चेहरा अहंकार से दूसरी ओर मुड़ा हुआ था, जो ये संकेत दे रहा था कि उसे पता नहीं था। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम हैना कपूर है। अनिका ने अपने होंठ सिकुड़े और बुदबुदाया, एक और कपूर? अर्जुन, क्या तुम उसे जानते हो?